हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। कंसंट्रेशन टर्म्स और बहुत कुछ कंसंट्रेशन से रिलेटेड सीख चुके हैं। लास्ट टाइम जो सम दिया था वो हो चुका। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी आज की तारीख क्या है? 5। बताओ सॉल्युबिलिटी क्या समझ आ रहा है? सॉल्युबिलिटी से क्या होता होगा? सॉल्युबिलिटी सिंपल से सेंस में, सिंपल से सेंस में सॉल्युबिलिटी दो वर्ड से मिलकर बनी है, सॉल्युबल प्लस एबिलिटी। सॉल्युबल प्लस एबिलिटी। एबिलिटी यानी खासियत, सॉल्युबल होना यानी घुलना, घुलने की खासियत। तो ये होगी किसके लिए? सॉल्यूट के लिए होगी क्या सॉल्वेंट के लिए होगी? ये प्रॉपर्टी किसके लिए होगी? सॉल्यूट के लिए होगी। ठीक है, तो किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी हमें ये बताती है, इंफॉर्मेशन देती है कि तुम्हारे पास जो सॉल्वेंट है और वो कितना है गिवन अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। गिवन अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर कोई कितना घुल सकता है, कोई सॉल्यूट मैक्सिमम कितना घुल सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो वो क्या कहलाती है? उसकी सॉल्युबिलिटी। घुलने की जो क्षमता है ना, घुलने की जो एबिलिटी है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो नमक ज़्यादा घुल जाएगा पानी में, टेम्परेचर कम होगा तो नमक कम घुलेगा पानी में। तो मान लो अगर तुमने देखा कि भाई मैंने समथिंग ग्राम ऑफ पानी लिया और उसके अंदर मान लो सपोज 10 ग्राम नमक घुला, तो पता है वो 10 ग्राम नमक कैसे घुला? वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर भी घुला होगा। अगर वो टेम्परेचर नहीं होता, मान लो कल के दिन वापस तुमने 10 ग्राम घुलने की कोशिश की, तो मे भी शायद कल 10 ग्राम ना घुले। हो सकता है कि 10 ग्राम से ज़्यादा घुल जाए और हो सकता है कि 10 ग्राम से कम घुले। डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है। अगर कल के दिन टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा, मतलब अगर ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो क्या होगा? ज़्यादा घुलेगा, एनर्जी ज़्यादा होगी पार्टिकल के पास, घुलेगा वो ज़्यादा। और मान लो कल के दिन टेम्परेचर गिर जाएगा, ठंडक आ गया अचानक से, क्या पता कुछ तूफान उफान आया तो बर्फ़ ही गिरने लगे सीधा इधर, तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया। तो उस केस में क्या होगा? फिर नमक उतना घुलने वाला नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है ना सॉल्यूट की, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, तुमने कौन सा सॉल्वेंट लिया उस पर भी डिपेंड करती है, और जो सॉल्वेंट तुमने लिया है वो कितना लिया उस पर भी डिपेंड करती है। ये 3 चीज़ पे डिपेंड करती है। क्या क्या बोला मैंने? किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होने की एबिलिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? नंबर 1 टेम्परेचर पे, नंबर 2 तुमने कौन सा सॉल्वेंट ले रखा है वो। अब जैसे नमक है, नमक को तुमने तेल में डालने की कोशिश की, घोलने की कोशिश की, तो क्या तेल में वो सॉल्युबल होगा? सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अरे सर कल तो नमक घुल गया था, आज क्यों नहीं घुल रहा है? अरे बेवकूफ़, तूने कल पानी लिया था, आज तूने तेल ले लिया। बात आ रही है कि नहीं समझ में? तो तुमने कौन सा सॉल्वेंट ले रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा, और वो सॉल्वेंट कितना ले रखा है वो। कल तुमने 1 गिलास पानी में घोला था तो सिर्फ 10 ही ग्राम घुल पाया, आज तुमने एक टंकी में तो तुम बोलोगे सर कल तो 10 ही ग्राम घुला, आज क्यों पूरा पूरा पैकेट चले जा रहा है अंदर? तो तुम देख तो पहले बेटा कि तूने क्या ले रखा है, टंकी भर के ले रखा है पानी। जाहिर सी बात है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे भी क्या होगा? डिपेंड करेगा। बोलो क्लियर है? सही है, सॉल्युबिलिटी बस इतना ही है। अब वो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वही तो सॉल्वेंट का होगा। ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ जो पानी रखा होगा सॉल्वेंट वो कितने पे होगा? सॉल्वेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बदलेगा, ऐसा? हाँ, तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाओगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब तुम सॉल्वेंट का टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगी?
डेट्स इट, खत्म हो गई बात। और अगर हीट प्रोवाइड नहीं करोगे तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या होगा, जो सराउंडिंग का होगा। अगर यहाँ पे पानी रखा है, अभी टेम्परेचर लगभग अगर दरवाज़ा ना खोले और सब कुछ एकदम वेल पैक्ड हो, तो ये टेम्परेचर कितना बोल रहा है, 16 डिग्री बोल रहा है। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, 16 डिग्री होगा। तो जब मैं पानी ला के यहाँ पे रखूँगा ना, मान लो 25 डिग्री का पानी मैंने ला के रखा, तो कुछ समय के बाद कितने का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। अब उसके अंदर जो तुम नमक घोलोगी तो वो नमक क्या घुलेगा, कम घुलेगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर हो चुका है, कमरे के, रूम के, सराउंडिंग के बराबर हो चुका है। अब तुम चाहती हो कि सर उसके अंदर और भी ज़्यादा नमक घुले, तो तुम क्या करोगे, दो तरीका, या तो तुम क्या कर दो, इस कमरे को ही गर्म कर दो। ये तो लॉजिकलेस बात हो गई, कमरे को गर्म करने में ज़्यादा एनर्जी जाएगी। तुम क्या करो, सॉल्वेंट को टारगेट करो। जैसा कि अल्फिया ने कहा कि हम क्या करेंगे, पानी को गर्म कर देंगे। तो पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, कम एनर्जी खर्चा होगी और हमारा नमक भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा घुल जाएगा। तो सिंपल कॉमन सेंस वाली बात, क्लियर है। तो ये है तुम्हारी क्या, सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट क्या होगा सर, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। इस चैप्टर के अंदर तुम्हें जो पढ़ना है ना, वो सॉल्युबिलिटी किसकी पढ़नी है, गैस की। किसकी पढ़नी है, गैस की, नंबर 1। नंबर 2 पे पढ़नी है लिक्विड के लिए, और नंबर 3 पे पढ़नी है सॉलिड के लिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये 3 लोगों के बारे में तुम्हें पढ़ना है। और ये तीनों लोग घुल कहाँ रहे होंगे, ये सॉल्यूट है बेटा, ये क्या है, सॉल्यूट है। ऑब्वियस ही बात है, सॉल्युबिलिटी इनके बारे में पढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी फैक्टर किसका है, इसका है ना, सॉल्यूट का है ना, सॉल्यूट के लिए होता है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तो ये क्या होंगे, खुद ही सॉल्यूट होंगे। और सॉल्वेंट क्या होगा इनका, सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट होगा पानी। कौन होगा, पानी, सॉरी पानी मतलब लिक्विड। कौन होगा, लिक्विड होगा। यानी तुम देखोगे कि लिक्विड के अंदर तुम गैस को डाल रहे हो, तुम देखोगे कि लिक्विड के अंदर लिक्विड को डाल रहे हो, तुम देखोगे लिक्विड के अंदर किसको डाल रहे हो, सॉलिड को डाल रहे हो। बोलो क्लियर है, आ रही बात समझ में, इतना बेसिक समझ में आया कि हमारा जो सर सॉल्यूट है वो तीनों हो सकते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, और तीनों के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। जब तुम सॉल्यूट के तौर पे गैस को लेते हो और सॉल्वेंट के तौर पे किसको लेते हो, लिक्विड को लेते हो, ऑब्वियस बात है लिक्विड ही रहेगा। तब हमारा क्या लगेगा, हेनरीज लॉ। क्या लगेगा, हेनरीज लॉ, हेनरी का कानून लगेगा। तो जब भी सवाल आएगा तो तुम्हें देखना होगा कि गैस और लिक्विड की तो बात नहीं कर रहा है, कि जिसमें गैस तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूट है, और लिक्विड सॉल्वेंट तो नहीं है कहीं। तो जैसे तुम सवाल में समझ जाओ कि हाँ सर ये गैस और लिक्विड की बात कर रहा है, उसको पता है क्या बोलेंगे, गैस इन लिक्विड। क्या बोलेंगे, गैस इन लिक्विड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अगर गैस इन लिक्विड की बात चल रही है, तुमको समझ में आया कि हाँ भाई नाइट्रोजन गैस बोल रहा है और कहीं पे कुछ पानी पानी लिखा हुआ है, हाँ अच्छा ओके, तो हम कोई और लॉ नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, सीधा हेनरीज लॉ लगाएंगे। और अगर लिक्विड लिया और लिक्विड इन लिक्विड ले लिया तो तुम्हारा क्या लगेगा, राउल्स लॉ। क्या लगेगा, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ लगेगा। बोलो क्लियर है। और अगर सॉलिड है, सॉलिड इन क्या है, लिक्विड है, तो उस केस में क्या लगेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या लगेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये तुम्हारे 3 कॉन्सेप्ट आ गए, ठीक है। इसमें से ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये तुम्हारे क्या है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से तुमको 3 और पढ़नी है, इन्हें टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 4, जिसमें से जो पहला वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉन्सेप्ट किसका है, सॉलिड एंड लिक्विड का है। और बाकी दोनों तो लॉ है अलग से, तो तुमको अलग से पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ना है ये दोनों। बुलाई बात समझ में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कौन सी होती है, एक तो ये हो गई, ये तो क्या हो गई, फर्स्ट वाली हो गई। सेकेंड वाली क्या होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो जाना, बढ़ जाना। दूसरा होगा, थर्ड वाला होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में मतलब ये डिक्रीमेंट हो जाना। और लास्ट में होगा तुम्हारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं, क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब ये सारे पढ़ लोगे
तो लास्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, लास्ट वाला तुम्हारा कॉन्सेप्ट आएगा, लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर आई, वेंट ऑफ फैक्टर आई, एबनॉर्मल मोलर मास को लेकर के, और तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये पूरा एक क्या बोलेंगे, ओवरऑल व्यू है तुम्हारे चैप्टर का कि तुम्हें ये सब पढ़ना है। आज का हमारा टारगेट रहेगा हेनरीज लॉ। क्या रहेगा? हेनरीज लॉ। बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है। बोलो क्लियर है? इतना स्टार्ट करें। सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई? जो भी डेफिनेशन है वो मैं लिखवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? क्या है सॉल्युबिलिटी? कि सर कोई सॉल्यूट गिवन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, गिवन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना घुल रहा है, 10 ग्राम घुल रहा है तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी? 10। क्लास 9 के अंदर ना शायद तुमको याद हो, एक इस तरह से ना चैप्टर नंबर शायद 2 में पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इस तरह से कुछ 4 सॉल्ट दिए थे, उनके अलग अलग टेम्परेचर पे समथिंग केल्विन टेम्परेचर पे अलग अलग है ना, यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं। याद है? ऐसा एक सवाल था, थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी का ही सवाल था। वहाँ पे 4 अलग अलग नंबर लिखे थे। सपोज KCl है तो उसके 4 अलग अलग नंबर लिखे थे। सपोज 23 ग्राम, सपोज 32 ग्राम, सपोज 32.5 ग्राम, इस तरह से। और यहाँ से यहाँ जा रहे थे ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा था अलग अलग टेम्परेचर पे। मान लो यहाँ पे 200 केल्विन तो 250 केल्विन, 275 केल्विन, इस तरह से अलग अलग था। तो मतलब ये वही था, वो कॉन्सेप्ट क्लास 9 में लिया गया था सॉल्युबिलिटी का। तुम देख रहे हो कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी की भी क्या हो रही है, बढ़ी है। 32 मतलब कितना है, 23 था, फिर 32 हो गया, 32.5 हो गया, और ज़्यादा घुल रहा है। और ये डेटा के लिए सॉल्वेंट कितना था, मतलब कौन था वो? पानी था। और वो था कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम पानी के लिए था वो डेटा। कि 100 ग्राम अगर पानी लेते हो, अगर इतने टेम्परेचर पे लेते हो तो KCl जो होगा वो 23 ग्राम घुलेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि 23 ग्राम घुलेगा। लेकिन वही NaCl होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी अलग थी, शायद 36 थी मेरे ख्याल से। पानी ही है, 100 ही ग्राम है, टेम्परेचर भी सेम है, बट सॉल्यूट बदल दिया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई? बदल गई। और अगर सॉल्यूट सेम रखो बट टेम्परेचर बढ़ा दो तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब, बोलो क्लियर है? तो यहाँ पे तुमको सीधा से समझ में आ रहा है कि मतलब वो ये टेम्परेचर, सॉल्वेंट और उसके अमाउंट पे सब पे डिपेंड कर रहा है। और कौन सा सॉल्यूट है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। सॉल्यूट क्या है वो भी ज़रूरी है कि तुम किस सॉल्यूट का देख रहे हो। अब 36 बोल दिया तो 36 सब सॉल्यूट का नहीं होगा, तो एक पर्टिकुलर मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल NaCl का ही होगा। मे भी शायद KCl का भी हो जाए गलती से, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है। क्या पता दोनों सेम हरकत कर रहे हो, कोई 2 सॉल्यूट। तो ये चीज़ है। बोलो क्लियर है? अच्छा, अपने आगे बढ़ते हैं हेनरीज लॉ के ऊपर, ठीक है? चलो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ लगेगा, ठीक है? अच्छा, गैस तो उड़ रही होती है ना, गैस तो क्या कर रही होती है? उड़ रही होती है। उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अगर तुम किसी लिक्विड के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर गैस को घोलना चाहते हो तो कैसे घोलोगे? कैसे घोलोगे? क्या गैस को ऐसे डाल दोगे? गैस गिर जाएगी अंदर, वो तो फौरन से उड़ जाएगी। कैसे करोगे? प्रेशर बढ़ा के। क्या करके? प्रेशर बढ़ा के। अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़े, यानी गैस ज़्यादा अंदर चले जाएगा। और अगर अंदर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। हाँ, तुम्हें फिर वो प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे वो प्रेशर कम करोगे फिर से गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तुमने सोडा जब खोलते हो, पेप्सी वगैरह खोलते हो, तो पेप्सी के अंदर जो पानी होता है, फ्लेवर भी होता है, फ्लेवर को हटाओ साइड में, पानी जो होता है, वो पानी के अंदर CO2 गैस ज़बरदस्ती घुली गई होती है। CO2 गैस ज़बरदस्ती घुली गई होती है। देखो, थोड़ी बहुत CO2 गैस तो नॉर्मल पानी में भी घुली होगी। नॉर्मल पानी जैसे तुम्हारी बाल्टी है घर पे, बाथरूम में, तो उसके अंदर भी CO2 गैस घुली हुई होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भी तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना, तो थोड़ी बहुत तो
क्या बोलेंगे, CO2 वैसे भी घुली होगी, लेकिन तुम क्या वो पानी को सोडा समझ के पियोगे? नहीं, सोडा के अंदर ऑब्वियस बात है CO2 ज़्यादा चाहिए हमें, तभी वो क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग वाला इफेक्ट आएगा। तो तुम क्या चाहते हो, CO2 ज़्यादा घुले, तो तुम क्या करोगे, CO2 का प्रेशर बढ़ाओगे और CO2 को ज़बरदस्ती ढकेलोगे अंदर प्रेशर बढ़ा करके, ताकि क्या होगा, वो पानी के अंदर क्या हो जाए, घुल जाए। तो अगर तुम सपोज कोई वेसल है यहाँ पे और उसके अंदर क्या है, कोई लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड के अगर तुम गैस घोलना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। गैस का प्रेशर क्या करोगे, बढ़ाओगे। गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो अमाउंट ऑफ गैस इनसाइड द सॉल्यूशन, क्या अमाउंट ऑफ गैस इनसाइड द लिक्विड, सॉल्यूशन में लिक्विड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ गैस बढ़ जाएगा। अबे अमाउंट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी तो बढ़ेगा ना, अमाउंट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी तो बढ़ेगा। और यही है तुम्हारा हेनरीज लॉ कि अगर तुम प्रेशर को बढ़ाओगे, क्या करोगे, प्रेशर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रेशर भी क्या मतलब कंसंट्रेशन अगर बढ़ा होगा तो तुम यहाँ से क्या समझोगे कि प्रेशर भी क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, तभी उसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से हेनरीज लॉ निकल के आता है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, कि जितना प्रेशर को बढ़ाओगे उतना कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर प्रेशर को तुम कम कर दोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी से कहाँ जाओगे, इक्वालिटी में जाओगे। तो बताओ यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट को मैं एग्जांपल मानता हूँ K का, किसका मानता हूँ, K का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इंटू P। ये है तुम्हारा क्या, हेनरीज लॉ। ये क्या है तुम्हारा, हेनरीज लॉ, हेनरी का कानून। कि जितना तुम प्रेशर बढ़ाओगे मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट के, उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बात समझना ध्यान से, प्रेशर कहाँ तुम बढ़ाओगे, किधर बढ़ाओगे, गैस का जो प्रेशर बढ़ाओगे वो कहाँ बढ़ाओगे, सॉल्यूशन में बढ़ा दोगे। सॉल्यूशन में तो क्या बढ़ेगा, कंसंट्रेशन। प्रेशर कहाँ बढ़ाओगे, ऊपर, अबव द सॉल्यूशन। यानी प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन अगर वो बढ़ता है, प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन, अबे सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा क्या, गैस का प्रेशर कहाँ बढ़ाओगे, सॉल्यूशन के अंदर बढ़ा दोगे, ऊपर बढ़ाओगे, ऊपर, ताकि ऊपर से गैस कहाँ जाए, नीचे जाए। एकदम बड़ा सिंपल है। तो ये प्रेशर क्या है, ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है, प्रेशर अबव द लिक्विड या अबव द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फेज के ऊपर का प्रेशर है, वेपर फेज का। कौन से फेज का, वेपर फेज का। और ये जो कंसंट्रेशन है किसका है, गैस का है, किसका है, गैस का है। बट ये गैस किधर है, गैस किधर है, लिक्विड फेज में। कौन से फेज में, लिक्विड यानी सॉल्यूशन फेज में। तो ध्यान रखना, प्रेशर कौन से फेज का है और कंसंट्रेशन कौन से फेज का है। कंसंट्रेशन किसका, क्या चीज़ के लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है ना। तो ये कंसंट्रेशन जो गैस का होगा ये कहाँ तुम देखोगे, हवा में देख लोगे क्या, हवा में देख लोगे, किस अंदर देखोगे। तुम गैस को कहाँ डालना चाह रहे हो, सॉल्यूशन में ना। तो कंसंट्रेशन तुम कहाँ देखोगे गैस का, सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन इसका कंसंट्रेशन डिपेंड किस पे करेगा, बाहर के प्रेशर पे ना। ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे गैस का देखो, ये लॉ के अंदर ना यही तकलीफ होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लेनी है। क्योंकि देखो दोनों ही चीज़ गैस के लिए है, कंसंट्रेशन भी गैस का है और प्रेशर भी किसका है, गैस का है। बट यहाँ गैस दो जगह है, एक तो सॉल्यूशन के ऊपर है और एक सॉल्यूशन के अंदर है। सॉल्यूशन के ऊपर है और सॉल्यूशन के क्या है, अंदर है। तो तुम दोनों ही गैस के लिए, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ गैस कहाँ, ऊपर के नीचे, प्रेशर ऑफ गैस ऊपर क्या नीचे। तो वो तुमको ध्यान रखना है कि जो प्रेशर ऑफ गैस लिया गया है ये क्या लिया है, अबव द सॉल्यूशन, अबव द लिक्विड फेज या तो वेपर फेज की बात कर रहे हैं। और कंसंट्रेशन ऑफ गैस किसका लिया गया है, ये सॉल्यूशन फेज का। कौन से फेज का, सॉल्यूशन फेज का, लिक्विड फेज का लिया गया है। समझे कि नहीं समझे, ये तुम्हारा क्या हो गया, हेनरीज लॉ। अब एक बात समझना, एक बात समझो, तुमको क्या इतना समझना है। अब मैं थोड़ा और डीप जा रहा हूँ इसमें। प्रेशर यहाँ बढ़ाओगे कैसे, कैसे बढ़ाओगे प्रेशर, यहाँ पे पिस्टन लगा दोगे, पिस्टन लगा दोगे और पिस्टन से क्या करोगे, इस तरह से दबा दोगे। तो जो भी गैस ऊपर उड़ रही होगी वो सारी कहाँ चली जाएगी, नीचे। सारी मतलब काफ़ी सारी तो नीचे चली जाएगी, कुछ कुछ ऊपर भी रहेगी। ऐसा हर बार नहीं होने वाला, हर बार तुम पिस्टन कहाँ चलाओगे। समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुमको पता है अगर गैस को घोलने के लिए तुम पिस्टन का सहारा ही लेते या पूरी यूनिवर्स पिस्टन का ही सहारा लेती तो कभी भी गैस पानी में घुल नहीं पाता नेचुरल रिसोर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल लेक के अंदर, इसके अंदर लेक के अंदर
लेक के अंदर गैस कैसे घुलेगी? वहाँ तो ऑक्सीजन गैस चाहिए, वहाँ तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए ना। तो क्या ऊपर क्या बड़ा सा पिस्टन लगा के रखा है किसी ने कि वो हर बार हर कुछ सेकंड में हर कुछ मिनट में दबाते रहता है तो CO2 अंदर चली आती है। और CO2 का क्या? CO2 भी अंदर घुली होती है, CO2 भी पानी के अंदर घुली हुई होती है, तो वो कैसे अंदर जाती है? कोई पिस्टन लगा है क्या? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रेशर को बढ़ाओगे कैसे? क्या पिस्टन लगा कर किसी भी यही उपाय है क्या? नहीं, तुम बढ़ाओगे यहाँ गैस की अमाउंट बढ़ा करके। इसको बढ़ा करके गैस प्रेशर को बढ़ाओगे कैसे? और गैस यहाँ डाल करके। कहीं पे गैस का अमाउंट बढ़ जाता है ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके मैं तुमको 2 प्रूफ देता हूँ। पहला प्रूफ है सिलेंडर वाला। कौन सा वाला? सिलेंडर वाला। सिलेंडर के अंदर थोड़ी गैस भरी हुई है और एक सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा गैस भरती है, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा। ब्लास्ट करने के चांस किसके हैं? ब्लास्ट करने के चांस किसके हैं? किसके अंदर इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा? जिसके अंदर गैस ज़्यादा है। डेट्स इट, हो गया खत्म। कि तुम अमाउंट ऑफ गैस को बढ़ाओगे ना तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। इसका और मैं इंसाइट दूंगा, रुको जरा। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ। मुझे बताओ सरफेस लेवल पे वर्सेस ऊपर एल्टीट्यूड में, हाई एल्टीट्यूड में हवा का प्रेशर कहाँ ज़्यादा होता है? ऊपर ज़्यादा होता है कि नीचे ज़्यादा होता है? सरफेस पे ज़्यादा होता है। ऊपर तो प्रेशर कम हो जाता है। क्यों ऐसा? क्यों यहाँ पे कोई दबा रहा है क्या तुमको हाथ से पकड़ के, इनविजिबल हाथ से? या गैस को दबा रहा है क्या और गैस बलते में तुमको दबा रही है? तो गैस का प्रेशर यहाँ कैसे ज़्यादा है? यहाँ पे एक्चुअली में अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा है। क्यों सर यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस क्यों ज़्यादा है? ऊपर हवा पतली होती है एक्चुअली में और यहाँ हवा गाढ़ी होती है। गाढ़ा का मतलब क्या हुआ? गिवन वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा गैस होना। यहाँ पे डेंस होता है एयर जो है ना, यहाँ पे डेंस है। एयर की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, ऊपर कम है एयर की डेंसिटी। यानी यहाँ पे एयर ज़्यादा है, भर भर के एयर है, ऊपर हवा कम है। तो क्यों यहाँ पे? इसका लॉजिक क्या है सर? यहाँ पे हवा गाढ़ी हो गई अचानक। एक्चुअली में तुमने पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो सेंटर की तरफ बढ़ता है। सेंटर की तरफ आने से क्या होता है? बढ़ता है। तो ये पॉइंट पे ज़मीन से नज़दीक में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ की चीज़ें ज़्यादा पास में होती है, सेंटर की तरफ भी और आपस में भी क्या होती है? ज़्यादा पास में होती है। तो यहाँ की हवा क्या हो जाती है? गाढ़ी हो जाती है। वर्सेस अगर मैं जितना सेंटर से दूर जाता हूँ ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कम होता है। क्या होता है बेटा? कम होता है। तो वहाँ की जो हवा है ना, वो कम पास में है, कम स्क्वीज्ड है। यहाँ की हवा ज़्यादा स्क्वीज्ड है, यानी हवा यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे प्रेशर भी क्या है? ज़्यादा है। तुमको और लॉजिक देता हूँ, तुमको लॉजिक सुनना है और सुनो। गैस के ज़्यादा होने से प्रेशर कैसे ज़्यादा हुई? तुमको पता है गैस के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ वहाँ घूमती है, रुकी नहीं रहती, घूमती है। और घूमेगी तो टकराएगी तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा। डेट्स इट, हो गया। अगर एक ही गैस का मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या ही फोर्स लगा देगा दीवार पे? अगर एक गैस का मॉलिक्यूल होगा या 1 मोल गैस होगी सपोज, तो वो तो कम ही फोर्स लगा पाएगी। लेकिन अगर गैस तुम बढ़ा दो, ज़्यादा कर दो, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे टकराने वाले। तो तुम्हारा जो बोर्ड मतलब दीवार जो होगी, उस पर ज़्यादा लोग टकराएंगे, फोर्स ज़्यादा जनरेट होगी। एरिया तो उतना ही रहा, दीवार का एरिया बढ़ गया क्या? दीवार तो अभी भी उतनी बड़ी है, बट नंबर ऑफ बंदे जो टकरा रहे वो बढ़ गए, तो फोर्स बढ़ गया। नेट फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। एरिया तो उतना का उतना ही रह गया। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। तो नेट फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया ना। एरिया तो उतना का उतना रहा, तो ओवरऑल ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दैट इज प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात आ रही है तुमको समझ में? तो तुम अगर यहाँ पे गैस का कंसंट्रेशन बढ़ा दो ना, 1 मिनट, कंसंट्रेशन तो सर यहाँ बढ़ेगी, ऊपर भी तो बढ़ सकती है। ऊपर भी तो हवा तो सॉल्यूशन ही है ना, तो ऊपर एक पर्टिकुलर गैस का सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन बढ़ा, देखो कंसंट्रेशन यहाँ के लिए भी बोल सकते हो, बात कान खोल के सुन लो। लेकिन हेनरीज लॉ के अंदर चूंकि सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, घुलने की बात कर रहे हैं, तो हवा में नहीं घुले, वो अंदर घुलने की बात कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर्टिकुलर हम सॉल्यूशन के अंदर की लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम हवा में कंसंट्रेशन नहीं बता सकते, हवा के अंदर भी कंसंट्रेशन बता सकते हो। तो अगर तुम हवा में कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे ना, तो हवा में प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी उस गैस के अंदर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। मान लो फॉर एग्जांपल 2 गैस है ए और बी। कौन सी गैस है? 2 गैस है ए और बी। तुमने बी की तादाद बहुत कम रखी,
तुमने बी की तादाद बहुत कम रखी, ए भर भर के डाल दिया, ए बहुत ज़्यादा डाल दिया। बताओ कौन सी गैस तुमको अंदर ज़्यादा मिलेगी, अंदर कौन सी गैस ज़्यादा मिलेगी? कम ऑन बोलो, ए या बी? ए या बी? बी तो क्यों बी, ए तो क्यों है? बी तो क्यों, ए तो क्यों? चलो तुमको एक और हिंट देता हूं मैं, तुमको कितना हिंट दूं मैं, ये लो और हिंट लो। यहां पे तुमने 10 मोल ए छोड़ा, ए गैस रिलीज की, यहां तुमने 2 मोल गैस डाली है कि। अब तुम देख रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ ए इनसाइड द सॉल्यूशन, यहां भी तुम वही देख रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ ए इनसाइड द सॉल्यूशन। बताओ यहाँ पे सपोज तुमने जब फाइंड किया तो एक्स निकला, यहाँ पे कितना निकला, वाई निकला। बताओ एक्स बड़ा होगा कि वाई बड़ा होगा? एक्स ज़्यादा होगा कि वाई ज़्यादा होगा? बे सवाल पे समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे ए ऊपर ज़्यादा है, यहाँ पे ए गैस क्या है, कम है। क्लियर है इतना? गैस कुछ तो घुलेगी यहाँ पे, गैस कुछ तो घुलेगी यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रेशर तो है ऊपर। क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या? इतना समझ में आया कि नहीं आया? गैस घुलेगी वो समझ में आया कि नहीं आया? गैस अंदर जाएगी तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, यानी अमाउंट ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम या मोल ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। तो बताओ यहाँ पे मान लो एक्स आया, यहाँ पे मान लो वाई आया, मुझे बताओ कौन सी वैल्यू बढ़ेगी, एक्स बड़ा होगा कि वाई बड़ा होगा? कॉमन सेंस बाय सर एक्स बड़ा होगा। तो इन शॉर्ट कौन सी गैस ज़्यादा होगी? जिसका मोल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही तो है ये, बस वो मैंने दोनों केस को मिला दिया और यहाँ पे ए के बदले क्या करते हैं, बी कर दिया। अरे बी करने से क्या ये वाई बढ़ जाएगा? ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ कौन सी गैस, ए गैस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। समझे क्यों? क्योंकि ए का तरफ से क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। तो जो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, जो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, टोटल प्रेशर में जो गैस की हिस्सेदारी ज़्यादा होगी। देखो टोटल प्रेशर नाम की भी एक चीज़ होती है कि इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर इज इक्वल टू क्या बनेगा, पी टोटल। और मान लो पी टोटल कितना है, मान लो 100 है, कितना है, 100 है। तो 100 प्रेशर बनाने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार कौन होगा, ए होगा कि बी होगा? ए ज़्यादा होगा। ए की तरफ से मान लो कितना का प्रेशर आ रहा है, 85 का प्रेशर आ रहा है, और इसकी तरफ से कितना आएगा, मात्र 15 का। यानी ओवरऑल तुम देख पा रहे हो कि सर ए का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। और अगर उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, उसका यानी उसका अमाउंट ज़्यादा है, उसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट ज़्यादा है, या उसका अमाउंट ज़्यादा मतलब प्रेशर ज़्यादा है, जो भी है तुम कहीं से भी बोलो, आंसर निकालो। कंसंट्रेशन एक ही क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। अबे तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तुम प्रेशर बढ़ाओ तो वो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, या कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो प्रेशर बढ़ेगा। कहाँ पे बढ़ाओ, कहाँ पे बढ़ाओ, ऊपर बढ़ाओ, ऊपर, नीचे नहीं। नीचे तो रिजल्ट निकलेगा उसका कि ऊपर बढ़ाओगे तो नीचे मिलेगा तुमको ज़्यादा, कि तुम ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ाओगे तो ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और अगर ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो नीचे भी कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? ये चीज़ है। तो मैं तुमको वही बताना चाह रहा हूं कि जब हमने कहा कि सर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे, पिस्टन लेके खड़े हो जाएंगे क्या हर बार? नहीं, ऐसा थोड़ी होने वाला है। नेचर में कहा, कौन किधर है पिस्टन, बता दो मुझे। कहीं नहीं है पिस्टन। हाँ पिस्टन से कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, बट नॉट ऑलवेज। तुम्हारे पास नहीं होगा हमेशा पिस्टन। तो तुम क्या करोगे, गैस का अमाउंट बढ़ा दोगे ऊपर, और गैस का अमाउंट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। सिलेंडर वाला एग्जांपल से मैंने बताया, ये रियल का एग्जांपल से बताया। यहाँ क्या हुआ, गाड़ी है, अमाउंट ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये है तुम्हारा क्या, हेनरीज लॉ, कि तुम जितना प्रेशर बढ़ाओगे कहाँ पे बढ़ाओगे, ऊपर। कहाँ बढ़ाओगे, ऊपर, अबव द सॉल्यूशन, इन द वेपर फेस। वेपर फेस में या तो सॉल्यूशन के ऊपर, बात एक ही है दोनों। तो ऊपर अगर वेपर प्रेशर बढ़ाओगे तो नीचे 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 ऊपर भी तो सर बढ़ेगा। अबे ऊपर बढ़ने दे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनसाइड द लिक्विड की बात कर रहे हैं, नीचे के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो नीचे में भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऊपर भी बढ़ जाएगा, बढ़ने दो, ऊपर का भी हम नहीं देख रहे अभी फिलहाल, वो तो बस बताने के बता दिया था मैंने। क्लियर है, समझ में आ गया? ये तुम्हारा क्या है, हेनरीज लॉ है ना। ये बुक में नहीं दिखेगा, लेकिन ना बुक के अंदर ये वाला हेनरी लॉ तुमको दिखने वाला नहीं है। इसको मॉडिफाई किया गया है, डाल्टन के द्वारा मॉडिफाई कर दिया गया है, डाल्टन के द्वारा मॉडिफाई किया है। तो अगले केस में हम मतलब अभी थोड़ी देर में एक दो मिनट के बाद
हम वो मॉडिफाइड हेनरीज लॉ देखेंगे। क्या देखेंगे? मॉडिफाइड हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, कुछ नहीं इधर उधर किया और कुछ नहीं किया है, उसको मैं समझा दूंगा। पहले इतना क्लियर है? 2 मिनट दे रहा हूँ, देख लो जरा इसको। ऑफ कर दिया ना? नहीं ऑफ किया। चलो मॉडिफाइड हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरी लॉ को मॉडिफाई कर दिया गया। डेल्टन भाई साहब ने क्या बोला कि देखो हम जो सॉल्युबिलिटी देखना चाह रहे हैं ना, सॉल्युबिलिटी को उन्होंने किसके टर्म में लिखा? मोल फ्रैक्शन के। किसके टर्म में लिखा? मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखा। कैसे सर, ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने? सवाल है, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्यों लिख दिया? सिंपल सी बात है, मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है ना। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? कंसंट्रेशन टर्म है। तो कंसंट्रेशन तो बताता है मोल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा ए का, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो मोल फ्रैक्शन भी क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है। तो मुझे बताओ अगर सॉल्युबिलिटी किसी गैस की ज़्यादा है तो उसका कंसंट्रेशन अंदर सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा ना, यानी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा ना। रिलेट कर पा रहे हो? अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है यानी वो ज़्यादा गोला होगा, अगर ज़्यादा गोला होगा तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा। यानी सॉल्युबिलिटी को उन्होंने रिलेट किससे कर दिया? मोल फ्रैक्शन से। क्लियर है? समझ में आया? हेनरी ने सीधा कंसंट्रेशन ही लिया था, उन्होंने कंसंट्रेशन में, यहाँ पे मोलारिटी तुम कुछ भी रख सकते हो, उन्होंने एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म उठाया दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने ये बोला, देखो देखो एक चीज़ बताता हूँ, एक और चीज़, ये कौन सा है? ये उल्टा आता है ना, ये LHS है और ये क्या है? RHS है। हेनरीज ने LHS में क्या रखा था? कंसंट्रेशन। उन्होंने रिवर्स करके समझाया। उन्होंने क्या समझाया? रिवर्स करके, मामले को रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है? सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को भी क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल वही बात, बिल्कुल वही बात, बिल्कुल वही बात, बस उन्होंने प्रेशर को इधर कर दिया, सॉल्युबिलिटी जो कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी बता रहा है, सॉल्युबिलिटी को क्या कर दिया उन्होंने? उधर कर दिया। क्लियर है? और सॉल्युबिलिटी की जगह क्या ले लिया? मोल फ्रैक्शन। क्या ले लिया? मोल फ्रैक्शन। तो उन्होंने बोला कि जो प्रेशर ऑफ कोई भी गैस है ऊपर वो बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वही गैस का मोल फ्रैक्शन नीचे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अबे तो वही तो बात हुई। क्लियर है? देखो मैंने पहले भी वही कहा था, ये वाली चीज़ ही कही थी, बाद में मैंने इसको भी उल्टा कर दिया। समझे? थोड़ी सिंपल सी बात है कि मोल फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, ये क्या है? प्रेशर है। प्रेशर अगर तुम गैस का बढ़ाते हो अबव द सॉल्यूशन, अबव द लिक्विड फेस, यानी वेपर फेस में बढ़ाते हो प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, तो नीचे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसका मोल फ्रैक्शन? पानी का। किसका? सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूशन का मोल। अबे बेवकूफ़ो, सॉल्यूशन कहाँ से आ गया? और तुम सब भी बोल रहे हो सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन बेटा उसका होता है जिसका मोल होता है। मैं उस दिन भी बोला था, मोल फ्रैक्शन किसका होता है? जिसका मोल होता है। और मोल किसका होता है? सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, ना कि सॉल्यूशन का। अरे एक मोल सॉल्यूशन का मतलब क्या है मुझे बताओ? एक मोल सॉल्यूट का मतलब तो पता होगा ना। मैं बोल रहा एक मोल नमक तुम निकाल सकते हो ना? एक मोल नमक क्या नहीं निकाल सकते हो? एक मोल नमक कितना होगा? कितना ग्राम होगा? उसका मोलर मास यानी 58.5 ग्राम। नमक बोले तो NaCl। यानी अगर मैं बोलूँगा भाई तो एक मोल निकाल के ला नमक, तो तुम कितना निकाल के लाओगे? 58.5 ग्राम मापोगे वजन कांटे में, और सर एक मोल है। मैं बोलूँगा एक मोल पानी लेकर के आओ तो तुम 18 ग्राम पानी लेकर के आ जाओगे। मैं बोलूँगा एक मोल नमक का सॉल्यूशन ले आओ, अब बताओ कैसे लाओगे? तुम 18 लाओगे, 58.5 लाओगे कि दोनों को प्लस करके लाओगे? कैसे लाओगे? क्या करोगे? नहीं समझे क्या? तो मोल सॉल्यूशन का नहीं होता, मोल सिंगल बंदे का होता है। समझे? ये चीज़ है। या तो एक मोल पेंसिल होगी, एक मोल रबड़ होगा, एक मोल लड़के होंगे या एक मोल कुछ और होगा, बिल्ली होगी। बिल्ली कुत्ता का मिक्सचर नहीं होगा। समझ रहे हो? सॉल्यूशन का मोल नहीं होता, और सॉल्यूशन का मोल नहीं होगा तो मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मोल से ही आता है। मोल फ्रैक्शन मोल से ही आता है। तो जब मोल ये सॉल्यूशन का मोल ही नहीं है तो मोल फ्रैक्शन भी नहीं है। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका है? ये सॉल्युबिलिटी किसकी चेक कर रहे हो बेटा? सॉल्यूट की ना। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका है? सॉल्यूट का। और सॉल्यूट कौन है? हमारे केस में गैस है। तो ये क्या है तुम्हारा? प्रेशर ऑफ गैस
इनसाइड द अबव द सॉल्यूशन। और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये भी गैस का ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द सॉल्यूशन लिक्विड फेज। क्लियर है? और दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। बोलो आ रही बात समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो डन, यहाँ तक आगे बढ़े। वही है फिर तो, अब तो नॉर्मल मैथ चालू हो गया। प्रेशर ऑफ गैस ना, गैस, ठीक है, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये तुम्हारा क्या है, मॉडिफाइड हेनरीज लॉ। बोलो क्लियर है? देखो ना क्या हुआ कि इधर आ गया, यहाँ से भी तुम आ जा सकते हो, के को डिवाइड में ले लो और 1 अपॉन के को कुछ कह दो, 1 अपॉन के को क्या कह दो, हेनरीज कांस्टेंट कह दो। तो प्रेशर इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट टू कंसंट्रेशन, दैट इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? इतना इतना समझ में आ गया तो मैं आगे एक चीज़ और बताता हूँ। इतना समझ में आ गया, अब आगे एक चीज़ और सुन लो। ये क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द above the above the solution या लिक्विड फेस, लिक्विड फेस। ठीक है, बस ध्यान रखना, इसको प्रेशर मत बोलना, इसको बोलना पार्शियल प्रेशर। क्या बोलना? पार्शियल प्रेशर। क्या बोलोगे? पार्शियल प्रेशर इज द वर्ड। अब क्या है सर, पार्शियल प्रेशर नाम में ही है, पार्शियल। एक होता है टोटल, एक होता है पार्शियल। टोटल मतलब पूरा, पार्शियल यानी आधा अधूरा, कुछ हिस्सा। तो मतलब सर कुछ हिस्सा क्यों लिया इसका, मुझे बताओ। ये यहीं से समझ में आ जाएगा, यहाँ से भी छोड़ो। ये हवा में जो ये हवा जो है, हवा के अंदर क्या कोई एक गैस है क्या? हवा के अंदर क्या कोई एक गैस है? मिक्सचर ऑफ गैस है ना। तो यहाँ का जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना होता है, 1 atm। कितना होता है? 1 atm। कितना होता है भाई? 1 atm। पास्कल में बोलेंगे तो 1 लाख। कितना पास्कल होता है? लगभग 1 लाख पास्कल होता है। बात समझो, ये जो मान लो समुंदर है और ये तुम्हारा नॉर्मल हवा है, यहाँ जो प्रेशर मैंने 100 माना था ना, वो असल में 100 नहीं होता। कितना होता है? 1 लाख पास्कल। कितना होता है? 1 लाख पास्कल, उसके पास, हाँ, 1 लाख पास्कल होता है। तो मुझे बताओ, ये 1 लाख पास्कल का प्रेशर कौन जनरेट कर रहा है? मिक्सचर ऑफ गैस या सिर्फ एक गैस? मिक्सचर ऑफ गैस।
मैं वापस बोलूँगा, वीडियो भी चालू। मैं बोल रहा था ऐसा कि ये जो ऑक्सीजन गैस की वैल्यू है केस के लिए, मतलब केस की जो वैल्यू ऑक्सीजन गैस के लिए, वो सिर्फ ऑक्सीजन गैस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, तुमने कौन से सॉल्वेंट में ऑक्सीजन गैस को डाल दें। गैस ऑक्सीजन नहीं रखो लेकिन सॉल्वेंट बदल दो, तब भी केएच की वैल्यू आ जाएगी, बदल जाएगी। तो तुमको मैंने दो चीज़ बताई, पहले क्या कि ऑक्सीजन बदलोगे, यानी ऑक्सीजन को बदल दो फ्लोरीन से, तब भी बदल जाएगी। और दूसरा ऑक्सीजन को नहीं बदलो फ्लोरीन से, लेकिन सॉल्वेंट को बदल दो, तब भी केएच की वैल्यू आ जाएगी, बदल जाएगी। और तीसरी चीज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ भी क्या होती है, केएच की वैल्यू बदलती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, केएच की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन टेम्परेचर कम होगा, केएच की वैल्यू क्या होगी, कम। ये तीन चीज़ तुम खास क्या होगी, समझ में आई बात। चलो एक छोटी चीज़ और है, उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। चलो लास्ट टाइम हमने क्या देख लिया था, हेनरीज लॉ का डेरिवेशन देखा था। क्या देखा था, हेनरीज लॉ का डेरिवेशन, और उसको समझा था कि वो क्या कहना चाहता है। हमने हेनरीज लॉ भी देखा, फिर उसको क्या देखा, मॉडिफाइड वर्जन भी देखा। तो टॉपिक रह गया था, ये माइक बंद हो गया था उसके हिसाब से, तो उस थोड़े टॉपिक को कन्वर्ट करके, मतलब कवर करके, उसको फिर आगे एक दो समय उसको सॉल्व करना होगा अपने को, ठीक है। बताओ हेनरी लॉ का इक्वेशन क्या था, हेनरी लॉ का इक्वेशन क्या था, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ये मॉडिफाइड है, ये क्या है, मॉडिफाइड है। मैंने हेनरी का पूछा, हेनरी का क्या था, C इज इक्वल टू के इंटू पी, ठीक है, इस तरह से था। इसको मॉडिफाइड कर दिया गया, यानी के को उधर भेज करके प्रेशर को प्रिंसिपल वैल्यू बनाई गई। ये इसमें क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट के बारे में खास बात क्या देखी थी अपने ने, बताओ। हेनरी कांस्टेंट के बारे में क्या चीज़ें देखी थी हमने, कि हर गैस के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। दूसरी बात क्या थी, कि सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, यानी गैस तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर गैस सेम रख करके अगर तुम सॉल्वेंट इंटरचेंज करो, बदल दो, चेंज कर दो, तो यानी तुमने क्या बदल दिया, सॉल्यूट यानी गैस और सॉल्वेंट का पैर बदल दिया, जोड़ी बदल दी, ठीक है। तो भी क्या हो जाएगा, केएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। दूसरी बात कि केएच टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाओगे तो केएच की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक है। सवाल तुमसे ऐसा पूछेगा कि अगर केएच की वैल्यू बढ़ रही है, केएच की वैल्यू बढ़ रही है, अगर केएच की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी पे क्या होगा। अगर केएच की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही, जो भी है, चेंज हो रही है, केएच की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसका इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी पे क्या असर आएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या लगता है, सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। चलो पता चला कुछ, क्या लगता है, क्या आंसर होगा, बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज आएगी। क्या प्रूफ है इस बात का, जो तुम लोग बोल रहे हो बढ़ जाए, या घटने वाला भी प्रूफ बताओगे मुझे, बताओ। जो बढ़ने वाला जो बोल रहे हो उसका प्रूफ क्या है, कैसे अपनी बात को साबित करोगे, क्या लॉजिक लगाया तुमने। प्रेशर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे तो डिपेंड करेगा, मैं बोल रहा हूँ केएच पे कैसे वो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। पीछे गर्ल्स क्या कहती हैं, डिग्रीज होगा, कैसे कैसे, हाँ, तुम यहाँ से इसको डेराइव करो थोड़ा सा। मैं लिख सकता हूँ केएच इज वेरी गुड, बेटा सना बैठ जाओ, ये लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ यार। तो बताओ, दिख रहा है तुमको, ये इन्वर्स है, क्या है, इन्वर्स है, और तुम्हें दिख रहा है,
कि अगर KH की वैल्यू बड़ी होगी, इट मीन्स क्या, दो चीज़ हो सकती है इस, या मतलब ये दो तरीके से हो सकता है। या तो तुम प्रेशर बढ़ा दो, बट अभी हम किससे बात करना चाह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी लेना चाह रहे हैं, यानी मोल फ्रैक्शन की बात करना चाह रहे हैं। तो अगर ये वैल्यू बढ़ रहा होगा तो बताओ ये चीज़ क्या हो रही होगी, डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, सीधी बात है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी मोल फ्रैक्शन घटेगा तभी KH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर मोल फ्रैक्शन घट गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, घटेगी कि बढ़ेगी। अरे उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, अमाउंट बताता है ना, कंसंट्रेशन बता रहा है ना। यानी कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन घटने का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन घट जाना, या कंसंट्रेशन घट जाना। और कंसंट्रेशन घटे का मतलब क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। बोला रही बात समझ में। ये एक सिंपल सा सवाल वो लोग पूछते हैं, तो तुम ध्यान रखना इस बात का कि KH की वैल्यू बढ़ेगी ना तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन घट रहा है, तुमको दिख रहा है इक्वेशन में। और यहीं टेम्परेचर से भी मैं तुमको इस बात को प्रूफ दिखा सकता हूँ। तुमने अभी क्या बोला कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। और टेम्परेचर घटेगा तो KH क्या होगा, घटेगा। और तुम्हें पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, तुम ये कॉमन से लगा लो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस और घुल जाएगी क्या अंदर, बताओ। टेम्परेचर बढ़ाओगे सोडा का तो गैस और अंदर आके घुलेगी कि बाहर निकलेगी, बाहर निकल जाएगी। क्यों ऐसा, इस बात का क्या लॉजिक है, इस बात का लॉजिक ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ती है। तो गैस अंदर जो गैस डिजोल्व है ना उसकी भी एनर्जी बढ़ेगी, और जो सॉल्वेंट है उसकी भी एनर्जी बढ़ेगी। बट चूंकि तो गैस ही है तो गैस क्या हो जाएगा, फौरन से उड़ने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस नहीं रहेगा अंदर, क्लियर है। तो वो लॉजिक यहाँ पे देख लो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बताओ, यानी KH बढ़ाना, और इन दोनों बातों का ही मतलब क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी का क्या हो जाना, कम हो जाना। अरे समझे कि नहीं समझे यार। तुम टेम्परेचर के थ्रू भी आंसर दे सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, KH बढ़ाना, यानी उसका मतलब भी क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी का कम होना। लिंक समझ में आया। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, KH के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कि KH किस पे डिपेंड करता है, ऐसा बोलो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट पेयर पे डिपेंड करता है। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट पेयर को चेंज करना का मतलब क्या हुआ, या तो सॉल्यूट को चेंज कर दो सिर्फ, यानी गैस को चेंज कर दो, या तो सॉल्वेंट को चेंज कर दो, या तो दोनों को चेंज कर दो, KH की वैल्यू आ जाएगी, बदल जाएगी। दूसरा, KH किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, ये घटाओगे तो भी क्या होगा, घटेगा। बोलो क्लियर है। तीसरी बात क्या सीखी कि KH की वैल्यू और सॉल्युबिलिटी के बारे में सीखा कि KH की वैल्यू बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात का प्रूफ अपने ने देखा, मैथमेटिकल प्रूफ देखा, और थ्योरेटिकल टेम्परेचर के हिसाब से भी उसको देख लिया, समझे। और नेक्स्ट बात बताना चाह रहा हूँ कि यूनिट ऑफ KH, क्या KH की यूनिट, KH की यूनिट बताओ, KH की यूनिट क्या होगी, KH की यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ KH। तुमको अगर KH दिया है और बोला नहीं है कि वो KH है, तुमको KH दिया हुआ है और बोला नहीं है कि वो KH है, तो तुमको पता ही चलेगा कि वो KH दिया हुआ है। किसी भी चीज़ का अगर तुमको यूनिट पता लगाना तो उसको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो KH का फॉर्मूला क्या, ये वाला है। तो अगर KH का यूनिट लिखना है तो तुम इन दोनों का यूनिट लिख दो यहाँ पे। तो बताओ प्रेशर का यूनिट क्या होगा, पास्कल, और मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो ये तो यूनिट लेस ही है, ये तो खत्म ही कर दो इधर। यानी प्रेशर का जो यूनिट होगा वही यूनिट क्या होगा, KH का यूनिट होगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। इसलिए तो तुमने शायद अभी जो एक सम किया होगा ना, वो एक्सरसाइज वाला, सॉरी ये एग्जाम्पल वाला, उसके अंदर किलो बार लिखा हुआ था। द वैल्यू ऑफ KH इज इक्वल टू समथिंग किलो बार, किलो घटाओ बार पे फोकस करो, बार क्या है तो प्रेशर का है, इसीलिए वो प्रेशर का यूनिट है, बिकॉज प्रेशर का यूनिट ही KH की यूनिट होती है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो क्या होता है, यूनिटलेस हो जाता है, ये तो यूनिटलेस है। अब तुमको यूनिट लानी है यहाँ पे, तो इसी को तो यूनिट वाला बंदा बनना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। ये तो यूनिटलेस है, इसलिए तो आपने आधे खड़े कर भाई मेरे को तो यूनिट रखनी नहीं है। अब तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके समथिंग यूनिट बनाना चाहते हो, तो वो यूनिट लाने की जिम्मेदारी इन दोनों में से किसकी हो जाएगी, अकेले की, KH की हो जाएगी, क्योंकि ये तो यूनिटलेस ही है बचपन से। दैट्स इट, बोलो क्लियर है। अगर ये बार में रखोगे तो ये बार में आएगा आंसर, या ये बार में रखोगे तो ये बार में आएगा, जो भी है। बोले इतनी बात समझ में आ गई, कुछ पूछना चाहते हो, क्लियर है। पॉज करो उस वीडियो को। ये इक्वेशन को जरा देखो तो, ये इक्वेशन तुम्हें इसकी तरह नहीं दिख रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है,
वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साधारण कैसे दिख रहा है बताओ तो जरा, कैसे दिख रहा है? तुम हाँ बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? हाँ हाँ बोलने के पीछे तुम्हारा एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। यहाँ पे बैठ के नहीं कि जब मुँह हाँ हिला रहे तो हाँ ही बोलते रहो। तुमको दिख भी रहा है कि ये कैसे इसको फॉलो कर रहा है? ओ तुमने क्या पढ़ा है यार? ऐसे पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एक्स, ऐसे कुछ पढ़ा है? वो यही है असल में, और कुछ नहीं है। अब जिसे बोलते हैं y इज इक्वल टू 3x, इसका तुमने लाइन बनाया होगा क्लास 10 में, लाइन बनाया कि नहीं इस तरह से? y इज इक्वल टू 3x। अभी उस दिन विशाल सर यही तो समझा रहे थे, और दिन विशाल सर मैथ्स में ये समझा रहे थे अभी 2-3 दिन पहले, तो लाइन बना रहे थे, उसका एरिया कवर कर रहे थे तुम लोग। तो ये क्या इक्वेशन ऑफ लाइन है? ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन है ये। तो ये भी क्या बन रही है? बिल्कुल ये उसी को तो फॉलो कर रहा है। ये रहा तुम्हारा y और ये रहा तुम्हारा x। अबे सिम्बॉलिकली x नहीं है, वो तो मोल फ्रैक्शन का गलती से सिंबल x जैसा दिखता है, तो वो मत समझ लेना, समझे? मोल फ्रैक्शन का अगर अंडा रखते तो यहाँ पे x की वैल्यू अंडे की जैसे होती, छोड़ो। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या है तुम्हारा? स्लोप आ गया। ये क्या हो गया? स्लोप आ गया। y इज इक्वल टू एम एक्स, और यहाँ पे c क्या है? प्लस c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 0। इंटरसेप्ट यहाँ पे है नहीं। इंटरसेप्ट क्या होता है? ये जो तुम्हारी लाइन है ना, वो x से कितनी दूर है? y एक्सिस पे x से कितनी दूर है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो ये c है ना, तो ये तुमको बता दी कि जो तुम्हारी लाइन है ना, वो x एक्सिस से कितनी दूर पे जा रही है, ठीक है? और जो कि यहाँ पे वो जो दूरी बताने वाला जो फैक्टर है वो क्या है? यहाँ पे 0 है। तो मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा? 0। यानी तुम्हारी ये लाइन कहाँ से जा रही होगी? ऐसे जा रही होगी। इसको छोड़ो, यहाँ से स्टार्ट करो, बोलो क्लियर है? तो जब तुम उसका ग्राफ बनाओगे तो तुम्हारा ग्राफ का बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक है? जिसमें तुम x को क्या लोगे? x की जगह पे क्या है? मोल फ्रैक्शन है। क्या है? मोल फ्रैक्शन है। और y की जगह पे क्या है? प्रेशर है। क्या है? प्रेशर। कौन सा प्रेशर? पार्शियल प्रेशर। हाँ भाई वो P क्या है? व्हाट इज P? पार्शियल प्रेशर। तो तुम पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू, मतलब इस तरह से इसकी लाइन मिलेगी। बोलो क्लियर है? टेक्स्ट बुक के अंदर HCl का एक ग्राफ बनाया हुआ है, निकाल दो जरा। पेज नंबर 7 के, पेज नंबर 7 में दिखाया गया, देखो दिखा दिया। तो वहाँ पे देखो एक्सेस में क्या ले रखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन द सॉल्यूशन ऑफ जो भी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl लेकर रखा है, ठीक है? और वहाँ पे क्या ले रखा है? पार्शियल प्रेशर। तो तुम देख रहे हो इस ग्राफ को, जरा रीड कर पा रहे हो क्या हो रहा है इस ग्राफ में? हो क्या रहा है वो पता चल पा रहा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि जैसे तुम पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे, मोल फ्रैक्शन भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। कहाँ पे मोल फ्रैक्शन? ऊपर के नीचे? हवा में के नीचे? हवा में भी, बट हम बात किसी कर रहे हैं यहाँ पे नीचे। नीचे मतलब सॉल्यूशन फेस में, लिक्विड फेस के अंदर। कि ऊपर में पार्शियल प्रेशर बढ़ता रहा तो नीचे उनका कंसंट्रेशन यानी ये क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। ग्राफ भी वही कहना चाह रहा है जो तुम समझना चाह रहे थे और मैं समझाना चाह रहा था, और जो तुम समझ चुके हो। बोलो क्लियर है? इतना समझ में आ गया? कमिंग टू इंटेक्स क्वेश्चन, निकालो इंटेक्स क्वेश्चन।